प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स के तीसरे चैप्टर सरल रेखा में गति के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको दूरी और विस्थापन के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा और दूरी और विस्थापन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दूरी और विस्थापन को समझने से पहले हमें दो चीजें और समझनी होगी। सदिश राशियां क्या होती है और अदिश राशियां क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अदिश राशियां कौन सी होती है और सदिश राशियां कौन सी होती है। कि अदिश राशियां वो होती है जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियां वो होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा भी आपको बतानी पड़ती है। अर्थात कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता हो वो अदिश राशियां हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े ऐसी राशियां क्या कहलाती है? सदिश राशियां या वेक्टर्स कहलाती है। अब इनको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है और इसका द्रव्यमान यानी जो इसका मास है मान लीजिए 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम ये किसका परिणाम है? इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो द्रव्यमान को के साथ दिशा बताने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिसमें अगर हम परिणाम बता दें 10 किलोग्राम तो ये सफिशिएंट है। ओके, तो द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। जबकि अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, मान लीजिए वस्तु पड़ी है और इसके ऊपर मैंने 20 न्यूटन का बल लगा दिया, ठीक, तो 20 न्यूटन इसका परिणाम तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन हमें यह भी बताना पड़ेगा कि बल किस दिशा में लगाया है। ये वस्तु गति कर रही है उस दिशा में लगाया है कि इससे विपरीत दिशा में लगाया है, इससे परपेंडिकुलर दिशा में लगाया है। ठीक, तो बल में परिणाम के साथ साथ इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक, तो बल क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक, तो मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से क्लियर होगी बात कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता हो वो अदिश राशियां कहलाती है। जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े वो सदिश राशियां कहलाती है। ओके, अब देखिए कि हम ये जानेंगे कि सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब सदिश राशि को ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली हम एक लाइन के ऊपर एरो लगा देते हैं। लाइन की जो लेंथ होती है वो इसका परिणाम दिखाती है और जो आगे एरो होती है ये इसकी दिशा दिखाती है। ठीक, अब जैसे पी क्यू एक सदिश राशि है, एक वेक्टर है, और ये जो इसकी रेखा की लंबाई इसका परिणाम है और ये इसकी दिशा है। और इसको हम इस तरह से एक सिंगल अक्षर के द्वारा भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक सीधा अंग्रेजी का अक्षर लिख के उसके ऊपर एक एरो, ये ऊपर वाली एरो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो राशि है ये सदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ पर हम ए वेक्टर बराबर पी क्यू के ऊपर वेक्टर, ठीक, और इसका जो परिणाम है उसको हम ऐसे ए वेक्टर के साथ ये मॉडुलस लगा देते हैं इसका। ठीक है, तो ये इसका परिणाम है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पी क्यू का ये परिणाम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो बाकी स्केलर और वेक्टर के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में जो है काफ़ी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी हमें समझना है दूरी और विस्थापन। उसको समझने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी डिटेल से हमें वेक्टर और स्केलर के बारे में थोड़ा सा बाद में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं और सुरेश लेक्चरर लिखें, वहाँ से आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लें। उसका लोगो मैंने अभी देखिए स्क्रीन पे दिखाया, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो इस ऐप में आप सारे PDF
नोट्स जो भी मैं आगे भविष्य में अपलोड करूँगा उसी ऐप पर आएंगे, और जो वीडियो लेक्चर्स मैं आपको यूट्यूब पे देता हूँ वो भी सीरियल वाइज इस ऐप में आपको मिल जाएंगे, जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बताया वो आप यहाँ नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूरी और विस्थापन की। अब देखिए हम बात करते हैं दूरी क्या होती है। अब मान लीजिए कि एक वस्तु जो है पॉइंट ए से चली और पॉइंट बी तक पहुंच गई, और जो रास्ता इसने फॉलो किया वो कुछ इस तरह से किया कि इस रास्ते पर पहुंची, इस रास्ते से होती हुई बिंदु बी तक पहुंची। तो इस रास्ते की जो लंबाई है, इस पथ की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है? इस वस्तु द्वारा तय दूरी कहलाती है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ओके, और साथ के साथ मैं आपको विस्थापन भी बता देता हूं कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, अब देखिए कि एक निश्चित समय में मान लीजिए वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक चली गई। ए इसका आरंभिक बिंदु है और बी इसका अंतिम बिंदु है। तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो कम से कम दूरी है, जो कम से कम दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ओके, और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है। ओके, तो जबकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो भी दूरी काउंट करेंगे, इधर चलते हैं तो भी दूरी काउंट करेंगे, इधर चलते हैं तो भी दूरी काउंट करेंगे। हर एक दिशा में दूरी जो है वो काउंट होगी, गिनेंगे हम। लेकिन विस्थापन सिर्फ एक पर्टिकुलर दिशा में ही काउंट किया जाता है। ओके, समझ गए बात को? तो दूरी जो है वो अदिश राशि है। ओके, और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ओके, और इसके अलावा अगर हम इसके मात्रक की बात करें, इसकी इकाई की बात करें, तो एसआई सिस्टम में मीटर में मापेंगे और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में मापेंगे। और सेम टू सेम यही इकाइयां जो है विस्थापन की होती है, मीटर और सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर और एसआई सिस्टम में जो है वो मीटर होगी। ओके, और विमीय सूत्र जो है वो L यानी M0 L1 T0, और सेम टू सेम यही विमीय सूत्र जो विस्थापन का होगा। ओके, और इसके अलावा देखिए कि अब फिर से हम वापस इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और इनरिच करने के लिए हम वापस चलते हैं कि अगर मान लीजिए वस्तु सीधी की सीधी गई ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो इस केस में देखिए दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर होगा। लेकिन अगर इस रास्ते से थोड़ा सा भी हट गई तो अब दूरी बड़ी हो जाएगी और विस्थापन छोटा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से इस चित्र से आसानी से एक बात को समझा जा सकता है कि दूरी जो है वो विस्थापन के कंपैरिजन में हमेशा ही या तो इससे विस्थापन से बड़ी होगी या इसके बराबर हो सकती है, लेकिन दूरी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये चीज आपने याद रखना है। इसके अलावा दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती कि अगर आप थोड़ा सा भी चलोगे तो धनात्मक, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो कोई होती नहीं, तो आप इसको पॉजिटिव ही लोगे। जबकि विस्थापन आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब आप चलते हो, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ चलते हो, तो विस्थापन धनात्मक होता है। अगर वस्तु इधर चली गई यानी आरंभिक बिंदु से उल्टी दिशा में गई तो ये विस्थापन जो है ऋणात्मक माना जाएगा। अगर आप बी से ए की तरफ आते हो तो विस्थापन ऋणात्मक माना जाता है। ओके, इसके अलावा मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से चला और
इस तरह से एक वृत्ताकार पथ में घूम करके वापस यहीं आ गया। इसका आरंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो यहाँ विस्थापन क्या हो गया, इसका विस्थापन 0 हो गया। जबकि दूरी इस वृत्त की जो परिधि की लंबाई है, इस वृत्त की परिधि के बराबर इसकी दूरी होगी, लेकिन विस्थापन इसका 0 होगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए आप अपने घर से मार्केट जाते हो और आप देखते हो कि मार्केट बंद है, वापस घर आ जाते हो। तो मान लीजिए घर से मार्केट 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर पड़ती है, तो आपने जो दूरी तय की 2 + 2 4 किलोमीटर तय की, जबकि जो विस्थापन है वो 0 हो गया, क्योंकि आपका आरंभिक बिंदु भी घर था, अंतिम बिंदु भी घर है। ठीक, तो विस्थापन 0। ओके, तो कहने का अर्थ है कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा ही धनात्मक होगी। दूरी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकता है। ये दूरी 0 भी हो सकती है, क्योंकि अगर वस्तु चलेगी नहीं इस तरह तो दूरी 0 है। ओके, तो जो बातें मैंने आपको बताई और नोट्स में थोड़ा और बता देता हूँ कि दूरी या डिस्टेंस क्या होता है, किसी पिंड द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ की लंबाई जो क्या कहलाती है, दूरी। ये अदिश राशि है, इसका मात्रक SI में मीटर और CGS में सेंटीमीटर है। विमीय सूत्र m0 L1 T0 है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके अलावा जो ओडोमीटर होता है, वाहनों के अंदर आगे जो घड़ी सी लगी होती है, जिसमें सुई आपको जो बताती है, और उसके साथ में एक इस तरह से मीटर होता है जो आपको ये बताता है कि वाहन कितना किलोमीटर चल पड़ा है। वो वास्तव में दूरी ही बताता है, विस्थापन नहीं बताता हो। तो इसी तरह से आगे हम विस्थापन की हम बात करें तो किसी पिंड की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दिशात्मक दूरी जो है वो कण का विस्थापन कहलाती है। ओके, और ये सदिश राशि है, इकाई वही है जो इसकी दूरी की होती है। विस्थापन धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है। विमीय सूत्र भी सेम टू सेम वही दूरी वाला ही है। अब हम आगे बात करें तो कहते हैं 2 बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां संभव है, क्योंकि 2 निश्चित बिंदुओं के बीच में अनंत पथ संभव है। कि जैसे मान लीजिए मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अनंत पथ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जैसे मर्जी पथ बना लें, कितने ही बना लें, ठीक है। तो क्योंकि अनंत पथ संभव है, पथ की लंबाई क्या है, दूरी, तो अनंत दूरियां संभव है, लेकिन विस्थापन सिर्फ एक ही होगा। क्योंकि विस्थापन, दूरी बेशक कोई भी आप ले लो, किसी भी पथ पे जाओ, लेकिन विस्थापन दोनों बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी ही माना जाएगा। ओके, और ये पॉइंट मैंने क्लियर कर ही दिया कि अगर मान लीजिए वस्तु एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है तो विस्थापन जो है दूरी के बराबर होगा, अन्यथा दूरी विस्थापन से बड़ी होगी। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूरी जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। ठीक, तो इसी के आधार पर एक MCQ जो है पिछले वर्षों में नीट एग्जाम में पूछा गया था कि विस्थापन से दूरी के अनुपात का अंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन से दूरी का अनुपात यानी विस्थापन बटे दूरी, इसका मान पूछा गया क्या है। अब देखिए विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, इसका मतलब इसका मान 1 तो हो सकता है, लेकिन दूसरा क्या है, विस्थापन हमेशा ही, देखिए विस्थापन हमेशा ही दूरी से कम या तो बराबर होगा, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा है, सॉरी छोटा है, अगर किसी भिन्न का अंश छोटा है तो भिन्न 1 से छोटी होगी, यानी 1 या 1 से कम। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 1 के बराबर अथवा कम होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं
कि यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है। अब देखिए कि ऐसे दिशाओं वाले प्रश्नों में आपने क्या करना है कि ऐसे पहले 4 दिशाएं बना लेनी होती है। ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होता है, नीचे उत्तर से अपोजिट दक्षिण, और इधर पश्चिम होता है और ये पूर्व होता है। ओके, इसको जैसे हम छोटे बच्चे को जैसे पप्पू कह देते हैं, पप्पू, तो पश्चिम पूर्व ऐसे याद रखा जा सकता है इसको। ओके, तो कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर, जैसे यहाँ से, जैसे क्वेश्चन में बोला है ऐसे चित्र बना लीजिए, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा 20 मीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तब उसका विस्थापन। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे जाके रुका, तो विस्थापन ये वाला होगा। अगर दूरी पूछे तो 10 + 20 30 हो गया था, लेकिन विस्थापन पूछा है यहाँ पर। विस्थापन में देखिए क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज में क्या करोगे आप, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आपको ABC यानी आपको चाहिए AC, विस्थापन AC है तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर द रूट, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और फिर इसका वर्गमूल। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और ये हो गया √500। ठीक, और जब वर्गमूल 500 को हम सॉल्व करेंगे तो 22.5 मीटर के आसपास आएगा, तो इसमें ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे और टॉपिक करेंगे चाल व वेग। इस टॉपिक को हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे पूरी की पूरी मैकेनिक्स जो हम पढ़ेंगे +1 11th क्लास में, वो सारे इन्हीं टॉपिक्स पे आधारित है, इसलिए इनको ध्यान से समझें। इन पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं और इस पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं जितने मेरे से हो सके पॉसिबल मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा और NCERT क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।